आज एनडीए बनाम यूपीए की बैठक हुई। दोनों ने अपनी अपनी बैठकें की। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अशोका होटल में ये मीटिंग रखी गई थी दिल्ली की। दूसरी जो मीटिंग हुई वो बेंगलुरु में हुई विपक्ष। दोनों ही मीटिंग में अपनी अपनी ताकत दोनों ही पार्टियों ने दिखाने की, दोनों ही जो अलायंस हैं उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। कल जिस तरह से इस पूरी बैठक को लेकर लगातार शाम चर्चा होती रही, आपने तमाम चैनल सुबह देखा होगा और उसके साथ आज के अखबारात में भी आपने देखा होगा किस तरह से दोनों ही अपनी अपना ज़्यादा दम दिखाने की कोशिश करते रहे। बेंगलुरु में जो दावे जो वादे किए गए हैं वो एक तरफ, और यहाँ पर जिस तरह से इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है यूपीए को और भ्रष्ट बताया है। लेकिन इसके साथ ही कई दल ऐसे हैं जो ना इधर शामिल हुए और ना उधर। ये तीसरा मोर्चा कितना नुकसानदेह साबित होगा खास तौर से विपक्ष के लिए, इस पर हम बात करेंगे। और इन लोगों को न्योता क्यों नहीं दिया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्यों इन लोगों को नहीं बुलाया गया, या बुलाया गया तो फिर ये लोग शामिल क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कितना नुकसान होगा इस तीसरे अलायंस से, और कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको न्योता नहीं दिया गया। ना तो पटना में बुलाया गया जो नीतीश कुमार ने बुलाया था इस मीटिंग में, और ना ही बेंगलुरु में इन लोगों को आमंत्रित किया गया है। कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने बेंगलुरु में चल रही बैठक से किनारा कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का है। केसीआर की पार्टी बीआरएस अभी तेलंगाना की सत्ता में है और कांग्रेस यहां विपक्ष में है। भाजपा भी इस बार पूरी विधानसभा के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मतलब तेलंगाना की लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा यूपी से बसपा को भी इस बैठक के लिए नहीं आमंत्रित किया गया। इसके अलावा दो मुस्लिम बड़ी पार्टियां एआईयूडीएफ अजमल बदुद्दीन अजमल की और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम, इन दोनों पार्टियों को भी न्योता ना तो पटना में दिया गया था और ना अब बेंगलुरु में दिया गया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा एआईयूडीएफ असम में कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ चुकी है, लेकिन जब हार गई थी कांग्रेस तो उसके बाद हार का ठीकरा बदरुद्दीन अजमल के सर फोड़ दिया गया और उसके बाद अपने आप को अलग कर लिया, यानी गठबंधन टूट गया। अगर विपक्ष के सभी दल साथ नहीं आते हैं तो इसका सीधा असर विपक्ष के गठबंधन और फिर सीटों पर पड़ेगा। जहां जहां पर ये पार्टियां मजबूत हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, या केसीआर की बात करें तेलंगाना में, या रेड्डी की बात करें, इन तमाम लोग ये मजबूत हैं। जहां तक सवाल है असदुद्दीन ओवैसी का और एआईयूडीएफ का, एआईयूडीएफ असम में मजबूत है। 2 सीटें पहले निकल कर आती थी लोकसभा की, लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल अकेले वहां से सांसद हैं लोकसभा से। लेकिन जहां तक सवाल है एमआईएम का, मजलिस का, तो यहां पर 2 एमपी हैं। एक महाराष्ट्र से जीत करके आए हैं इम्तियाज़ जलील और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। उसके साथ ही अगर इनके कैंडिडेट उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में या बिहार में उतारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक तबका मुसलमानों का, नौजवानों का मजलिस के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी जब ये समय आता है और गठबंधन लड़ता है तो शायद मुसलमान क्या फैसला करते हैं, ये वक्त के और हालात के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नुकसान ज़रूर होने वाला है, और नुकसान जो है वो एनडीए का नहीं बल्कि इंडिया का होने वाला है, जो अब नया दल बनाया गया है, जो नया नाम दिया गया है। विपक्ष के बिखराव का फायदा भाजपा को मिल सकता है। मसलन यूपी में ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट पूरी तरह से खत्म हो गया है। बसपा के पास अभी भी बड़ी संख्या में कैडर वोट है। अगर यूपी में बसपा अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर वो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा को ही फायदा मिलेगा। इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी विपक्ष के इस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा के खिलाफ विपक्ष में बैठे सभी दलों के वोटर्स भी वैचारिक तौर पर एक ही हैं। ऐसे में अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नहीं हुआ तो इसके वोटर्स भी बढ़ जाएंगे। इसमें से ज़्यादातर दल क्षेत्रीय हैं, इसका कैडर वोट बैंक बिल्कुल ही अलग होता है। ऐसे में भाजपा की बजाय नुकसान विपक्ष के गठबंधन को ही होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक अलग कैडर वोट है। ओडिशा में बीजेद और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सत्ता में है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। ये 3 बड़े राज्य विपक्ष की पहुंच से दूर हैं। ऐसे में इन राज्यों में विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद
बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को होने वाला है अगर ये लोग सही से बंटवारा करते हैं सीटों का। आपने देखा था कर्नाटक के इलेक्शन में किस तरह से तमाम मुद्दे होने के बावजूद, और जब ये बात सामने आई थी कि एक हिंदूवादी बड़े संगठन पर जो है वो बैन लगा दिया जाएगा, कांग्रेस की सरकार आती है, तो उस वक्त ऐसा लगा था कि कांग्रेस ने ये बहुत गलत काम किया है और इससे कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, मुस्लिम वोट बैंक इकट्ठा हो गया। 90% से ज़्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और वहाँ पर और जो दल थे उनको नकार दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये जो एकजुटता जो सामने आ रही है, और तमाम राज्यों में जिस तरह से जो बड़े बड़ी पार्टियां हैं वो तमाम शामिल हो रही हैं। बसपा की जहां तक सवाल किया जा रहा है, बसपा का कोई अब खास वोट उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी उससे गठबंधन तोड़ लिया था। जिस तरह से पिछले कई सालों से बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं मायावती, जो सुप्रीमो हैं बसपा की, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर उन्होंने अपने वोटर्स को या मुसलमानों को साधने की कोशिश की हो। खामोश रही हैं, ज़्यादातर सत्ता दल से डरती रही हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, कुछ भी बोलें तो उनके ऊपर ईडी न लग जाए, इसलिए वो खामोश बैठी रही हैं, जिसका खमियाजा उन्हें लोकसभा इलेक्शन में ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही ओवैसी की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुसलमान मोदी को हराने के लिए एक बार ओवैसी से भी कंप्रोमाइज़ कर सकता है, यानी ओवैसी को वोट न दे करके इस विपक्ष का साथ दे सकता है। तो हालांकि अभी 7-8 महीने का वक्त बचा है। कोशिश ये की जाती है सत्ताधारी पार्टियों के जरिए, मोदी और अमित शाह के जरिए, जब इस तरह का कोई गठबंधन बनकर सामने आता है तो इलेक्शन आते आते उसमें बिखराव नजर आता है, चाहे वो डरा के हो या पैसों का लालच दे करके हो। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और जो कई पैटर्न सामने आते हैं कि बसपा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के कुछ बोगस कैंडिडेट पैसे लेकर के खड़ा करती है ताकि वो वोट काटे कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, और उसका नुकसान उसको होता है। तो ये सारे खेल अभी सब शुरू हो चुके हैं और एक दूसरे को तोड़ने की जो राजनीति है, डराने की, धमकाने की, लालच की, ये सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं। अब ये देखने वाली बात होगी जिस तरह से एकजुटता इन तमाम पार्टियों ने बेंगलुरु में दिखाई है, ये एकजुटता कायम रहती है या इलेक्शन आते आते ये ईडी, इनकम टैक्स से, सीबीआई से डर करके कुछ लोग, कुछ दल अलग हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका, हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो भी करें। धन्यवाद।